हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड यूनिट के बारे में। और सेकंड यूनिट है तरंग प्रकाशिकी, जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो आज हम इस सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। फर्स्ट यूनिट को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के कंप्लीटली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड कंप्लीट कोर्स को न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर जो भी नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड वेव ऑप्टिक्स। तो यह है यूनिट सेकंड का कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, और हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन, टू सोर्स इंटरफेरेंस, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, और इसी तरीके से सोलर पैनल डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और ये इंटेंसिटी, सभी पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पोलराइजेशन शीट, ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा, वेव ऑप्टिक्स यूनिट नंबर सेकंड है तरंग प्रकाशिकी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपके पास ये सिलेबस ऑलरेडी रहे। तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश प्रकृति की वह अनुपम भेंट है, वह अमूल्य भेंट है जिसमें हमें किसी वस्तु के होने का आभास होता है। यानी कि आप सभी समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकृति का वह अमूल्य या अनुपम बोल सकते हैं भेंट है, जिससे हमें किसी वस्तु के होने या न होने का अभाव होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्रकाश है तो तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी, वरना अगर प्रकाश नहीं है तो हमें भी वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। साथ ही प्रकाश ऊर्जा का भी स्रोत है। प्रकाश एक तरंग है। यह कैसी तरंग है ये भी आप जान लें। इस अध्याय में हम प्रकाश के नियमों तथा तरंग व्यवहार का अध्ययन करेंगे। मतलब प्रकाश एक अमूल्य भेंट है, ये तो हमें पता है, इसका कोई मोल नहीं होता, जिससे हमें किसी वस्तु के होने का आभास होता है। साथ ही यह एक जो प्रकाश है, यह एक ऊर्जा का स्रोत भी है और प्रकाश एक तरंग है। पर यह कैसी तरंग है यह जानेंगे हम चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइएगा कि प्रकाश जो है, अभी हमने बताया कि एक ऊर्जा का स्रोत है और प्रकाश जो है एक तरंग है। ठीक है, एक तरंग है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश एक कैसा सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, सबसे पहला है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश, अब देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ क्लियर। आप ये भी याद रखिएगा कि प्रिज्म पर सूर्य के प्रकाश की पतली किरण डालने पर वह 7 रंगों में बट जाती है, अतः प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। यानी कि प्रिज्म पर अगर सूर्य की लाइट को हम डालें तो उसका 7 रंगों में बटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों होते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस और विवर्तन डिफ्रैक्शन तथा ध्रुवण पोलराइजेशन, यह तीनों घटनाएं इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरंग का जो कोई हमारे पास प्रकाश है सूर्य का, तो सूर्य के प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म पर डालेंगे तो वह 7 रंगों में बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। और जो प्रकाश है उसका व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है। और इसी से पता लगता है कि जिसमें तीनों घटनाएं होती हैं तो प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है।
प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी वस्तु के सतह पर प्रकाश को डालें तो वह गर्म होने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने लगेगी, तो उसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यह घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश में कण प्रवृत्ति भी होती है। ठीक है, यहां पर आपको प्रकाश की प्रकृति को देखते हुए कुछ नियम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, आइए इसको जानते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, आपसे मालूम कर सकता है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश के स्रोत के असंख्य संख्या में सूक्ष्म तथा हल्के कण निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कणिकाएं, यानी कि कॉर्पस्कुलर। ये कणिकाएं जब आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यह सिद्धांत आगे चलकर गलत साबित हुआ। जो है वो गलत साबित हुआ। और गलत साबित क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि प्रकाश स्रोत लगातार कणिकाएं उत्सर्जन करता है तो स्रोत का जो द्रव्यमान है वो लगातार घटता रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त कणिका सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया था उससे प्रकाश के तरंग प्रकृति की घटनाओं जैसे व्यतिकरण हुआ और विवर्तन हुआ, इन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है बाद में वैज्ञानिकों द्वारा अमान्य करार दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया नेचर की प्रकृति कैसी होती है कि वह विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण तीनों घटनाएं इसमें होती हैं, तो ये क्या है, एक तरंग है। लेकिन न्यूटन ने इसको कणिका सिद्धांत बताया था, कण के रूप में बताया था, तो ये यहाँ पर आकर के सिद्धांत फेल हो जाता है। क्लियर? अब जब यह सिद्धांत गलत साबित कर दिया गया तो इसके बाद आए हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश कैसी है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में चलती है। परंतु हम जानते हैं कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतः हाइगेंस ने प्रकाश के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। तो यहाँ पर एक काल्पनिक माध्यम ईथर की उन्होंने कल्पना की थी कि जहाँ पर कोई भी माध्यम, अभी हमने बताया नेचर की प्रकृति की कोई भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो जहाँ पर हम माध्यम नहीं समझ रहे थे वहाँ पर उन्होंने एक माध्यम माना जिसको बताया उन्होंने ईथर, इसकी कल्पना की। ठीक है, अभी हमने ऊपर कहा था कि प्रकाश की गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमने इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम हमने माना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हाइगेंस ने बताया कि कल्पना करके बताई कि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर उन्होंने ईथर को माना है। और उनसे जब पूछा गया कि ईथर क्या है तो उन्होंने कहा कि ईथर इज नथिंग, ईथर कुछ नहीं है, लेकिन जहां पर कोई माध्यम नहीं होता वहां पर उन्होंने ईथर की कल्पना की है। जो कि किसी माध्यम में तरंग की चाल जो है वो रूट माध्यम की प्रत्यास्था ई और अपॉन में माध्यम का घनत्व रो होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक काल्पनिक माध्यम की गणना की थी जो उन्होंने बताया था कि ये क्या है, ये ईथर है। और जब उनसे पूछा गया कि ईथर क्या है तो उन्होंने सीधे साफ मना कर दिया कि ईथर इज नथिंग, ईथर कुछ नहीं है। तो देखिए आगे है कि इसलिए हाइगेंस ने प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन तथा व्यतिकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या की। और हाइगेंस प्रकाश का ध्रुवण या सरल रेखीय गति की संख्या व्याख्या करने में असफल रहे। तो देखिए इन्होंने जो है तरंग सिद्धांत तो दिया, लेकिन तरंग सिद्धांत को साबित करने के लिए परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी, परंतु हाइगेंस भी वहां पर जाकर फेल हो गए जब उनका नंबर आया ध्रुवण का। प्रकाश का ध्रुवण यानी कि सरल रेखीय गति की व्याख्या वे नहीं कर पाए, उसमें वे असफल रहे। और यही कारण था कि बाद में यंग और फ्रेजनल ने यह मान लिया कि प्रकाश तरंग वास्तव में अनुप्रस्थ होती है। इस विचार के बाद प्रकाश के ध्रुवण तथा सरल रेखीय गति की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, यानी कि जो फ्रेजनल और यंग आए थे। अब इन्होंने नेक्स्ट इनके बाद जब ये सरल रेखीय गति की व्याख्या नहीं कर पाए, प्रकाश के ध्रुवण को नहीं समझा पाए, उनके बाद आए मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने
मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उन्होंने बताई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइगेंस ने बताया था कि काल्पनिक माध्यम ईथर की प्रत्यास्था बहुत अधिक या घनत्व अत्यंत कम होता है। हाइगेंस ने प्रकाश के बारे में भी व्याख्या की, परंतु मैक्सवेल ने बताया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति की धारा बहती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर संचरित होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र की दिशाएं तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं आपस में लंबवत तथा तरंग गति की दिशा के लंबवत होती है, यानी कि आपस में दोनों की दिशाएं किसके, विद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की दोनों दिशाएं आपस में लंबवत होंगी और तरंग गति की भी लंबवत होंगी। तो मैक्सवेल ने ही इन्हें क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप कह सकते हैं कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दी, न्यूटन ने दी थी, और हाइगेंस ने तरंग गति सिद्धांत यानी कि हम कह सकते हैं कि वेव थ्योरी दी, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यहाँ पर स्पष्ट किया था। तो मैक्सवेल ने यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होती है। तो और इसीलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो परिमाण हैं वो समय के साथ कैसे रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो एक ही साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद मैक्सवेल प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और जटिल जीमन प्रभाव तथा रमन प्रभाव, जिसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट, की व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं कर सके। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पर आकर हाइगेंस ने भी हार मान ली। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए, यानी कि अगर थोड़ी सी भी त्रुटि किसी के नियम में रह जाती थी तो उस पर फिर से खोज स्टार्ट हो जाती थी, और उस पॉइंट की व्याख्या करने के लिए एक नए फिर से साइंटिस्ट आए, फ्लैंक। तो फ्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। कौन सा, क्वांटम सिद्धांत फ्लैंक ने दिया था। तो यहां पर हम बता दें कि सन 1900 में प्लैंक ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो सतत न होकर, कंटिन्यूस न चलकर छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है। इन्होंने कुछ अलग ही बताया। ठीक है, यानी कि पहले बताया न्यूटन ने कि यह जो है एक कण के रूप में चलता है, ये वहां पर जाकर फेल हो गया। अब हाइगेंस उनके बाद आए थे, उनके बाद हाइगेंस आए, हाइगेंस ने कहा कि ये तरंग के रूप में चलता है, तो वहां भी ये कुछ नियमों पर फेल हो गया। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बताया कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ये भी लास्ट में आकर के फेल हो गए। यानी कि जैसे विद्युत जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, जटिल जीमन प्रभाव है और रमन प्रभाव है, ये इन सभी की व्याख्या इनका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। इसी के बाद अब प्लैंक आए, तो प्लैंक ने यह बता दिया कि ये जो है पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में होता है, और प्रकाश ऊर्जा के इन छोटे बंडल को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, और यह जो है क्या है, फोटोन है। यानी कि क्वांटा जो बंडल है, क्वांटा का एक बंडल वही क्या कहलाता है, फोटोन होता है। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। याद रखिए, h न्यू एक फोटोन की ऊर्जा होती है, जहां पर h क्या है, h जो है वो प्लैंक नियतांक है, और न्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है। आवृत्ति है, वेलोसिटी नहीं है, न्यू आवृत्ति है। ठीक है, वेलोसिटी को हम c से लिखते हैं, याद रखिएगा, स्मॉल c। अब जो h हमने प्लैंक नियतांक और v जो है प्रकाश की आवृत्ति माना, जो कि फोटोन जो है वो अविभाज्य है। फोटोन इतना छोटा कण होता है कि उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अतः प्रकाश विकिरण में विद्युत की ऊर्जा h न्यू के पूर्ण गुणज में होती है, यानी कि ये होती है पूर्ण गुणज में। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि h न्यू, 2h न्यू और 3h न्यू, या हम बोल सकते हैं ... NH न्यू। n को एक धनात्मक पूर्णांक माना है, और फ्लैंक का नियतांक जो होता है वो कितना होता है, वह होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू होती है। तो यदि प्रकाश की चाल c और आवृत्ति v हो, और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम मान लें लैम्डा, तो c = v लैम्डा आ जाएगी। तो यहाँ पर v = c/, लैम्डा। फोटोन की ऊर्जा अगर हमें निकालनी हो तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वह सूत्र है E = h न्यू। यानी कि अगर हमको जो है किरण की आवृत्ति दी हुई है
तो आवृत्ति अगर दी हुई है तो प्लैंक नियतांक से E इक्वल टू एच न्यू पर हम फॉर्मूला रखेंगे, और अगर हमें प्रकाश की चाल के साथ तरंग दैर्घ्य दी हुई है तो हमें जो है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनके फोटोन की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं प्रकाश की दोहरी विकृति, यानी कि प्रकाश जो है एक दोहरी विकृति का है, जो डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। ये बात सही है। इसी प्रकार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की जा सकती है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश में तरंग यानी कि वेव तथा कण यानी कि पार्टिकल दोनों ही की प्रकृति होती है, और यही कारण है कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है। तो आपने देखा कि प्रकाश को हम दोहरी प्रवृत्ति का किस तरीके से मानते हैं, तो क्या क्या उनमें प्रॉपर्टी होती है। प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है, और वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की जा सकती है प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो यही कारण है कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का माना जाता है। अब देखते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति को देखते हुए डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह क्रांतिकारी विचार रख दिया कि जिस तरह प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की प्रकृति रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक कण भी यानी कि प्रत्येक वस्तु भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, यानी कि सभी इससे डिस्टर्ब हो गए, सभी के सिद्धांत जो है लड़खड़ाने लगे जब डी ब्रोगली ने अपना क्रांतिकारी सिद्धांत रखा। तो डी ब्रोगली ने कहा था कि जिस तरह प्रकाश तरंग और कण दोनों की प्रकृति रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु कण भी तरंग की तरह कार्य करेगा, यानी कि व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपना यह विचार रखा तो सभी वैज्ञानिक अचंभित रह गए, और उन्होंने उनसे जो है यह सिद्ध करने को कहा। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि फोटोन का गतिज द्रव्यमान m माना जाए तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फोटोन की जो ऊर्जा है वो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो C क्या है, फोटोन की चाल, क्योंकि फोटोन क्या है, प्रकाश का कण, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, फोटोन की चाल C। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखने पर एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जबकि हम जानते हैं कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हम इनके वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने पर हमें जो प्राप्त हुआ m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो फोटोन का संवेग अगर हम निकालें तो p इक्वल टू एम सी, ठीक है, और h न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से c कैंसिल हो जाएगा तो h न्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश का संवेग यानी कि फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, h अपॉन सी इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो h अपॉन लैम्डा इसका संवेग आ जाता है। तो कभी भी अगर आपको प्रकाश का संवेग निकालना हो तो हम लिखेंगे h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है फोटोन का तरंग दैर्घ्य। तो डी ब्रोगली ने यह कहा कि यदि कोई कण जिसका द्रव्यमान m तथा वेग जो है वो v हो तो तरंग दैर्घ्य हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि हमने बताया था कि p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा को हम इधर लेकर p को यहाँ पे ले आए तो एच अपॉन पी आ गया। ठीक है, तो एच इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और p की वैल्यू होती है एम वी, यानी कि और v क्या है, v जो है प्रकाश की चाल है। ठीक, तो प्रकाश का वेग v है, तो p इक्वल टू एम वी होता है संवेग। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और यही उन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, एक नोट पॉइंट है कि फोटोन का जो विराम अवस्था में द्रव्यमान होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, शून्य लेते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है, यानी कि फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये बताते हैं, देखिए आगे, कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा इस फिगर के माध्यम से आप समझते जाएंगे, यह एक क्या है, मिरर है, और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपतित किरण है, और हमने यह दिखाया है इस फिगर के माध्यम से कि यहाँ से टकरा करके किरण जो है वो परावर्तित हो जाती है, तो ये परावर्तित किरण है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये अगर हम अभिलंब मान लें तो यह एंगल जो है ये इंसिडेंट एंगल होगा, और ये जो है ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से चलती हुई किसी सतह से टकराती है, यानी कि यह जो है यहाँ से आपतित हुई किरण, यहाँ पर कोई सोर्स है, जैसे हम सूर्य मान लेते हैं, तो यहाँ से ये किरण आपतित हुई और ये जो है एक मिरर से टकराई। ठीक है,
तो वो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जब किसी जो सतह है उससे टकराती है तो वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो तो ये जो घटना है इसे जो है हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, यदि हमारे पास हम ये मान लें कि जो भी हमारे पास ये मिरर है तो यह एक समतल है, ठीक है, और जो हमारे पास ए ओ है यह एक आपतित किरण है। ठीक, तो जब यह इस समतल से टकराती है तो ये जो है ओ बी के रूप में, परावर्तित किरण के रूप में बदल जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जब कोई स्रोत एक किरण को आपतित करता है किसी मिरर पर, हम आपतित कराते हैं तो वह क्या होता है कि किरण को उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है। यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इसके नियम के बारे में पढ़ने की, फिजिक्स जो है वो नियमों पर ही टिकी हुई है, तो नियम कभी न तोड़ें, क्योंकि फिजिक्स पूरी नियम पर टिकी हुई है, और नियम अगर इधर उधर जरा भी हुआ तो पूरी फिजिक्स के नियम यानी कि पूरी फिजिक्स का जो नेचर है वो बदल जाता है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दो नियम थे। एक था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, यानी कि जो भी इंसिडेंट एंगल है उसका मान परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल के समान होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर था, लेकिन आप देख लीजिएगा इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से है, फिगर को देखते जाइएगा, हम आपको यहाँ पर व्याख्या बताते जाएंगे। तो यदि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर अभिलंब आपतित होती है, देखिए अभिलंब का मतलब है इंसिडेंट एंगल जो है वो 0 होना चाहिए। यानी कि इंसिडेंट एंगल कहाँ से बनता है कि ये जो n1 है ये जो है इस पर लंबवत है इस मिरर पर, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो वहीं से बनेगा जो उसका लंब होगा। ठीक है, तो अगर यहीं पर डाली जाती है कोई जो किरण है वो यहीं पर डाली जाती है तो क्या होगा, तो परावर्तित किरण दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि यह उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये मिरर है तो हमने किसी सोर्स से ये किरण इस पर आपतित कराई इसके बिल्कुल लंबवत, तो क्या होगा, ये जो लाइट इस मार्ग से आई है तो इससे टकराने के बाद यह जो है उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। कब, जब सतह के अभिलंबवत हम उसको आपतित कराते हैं। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। जब किसी दर्पण को थीटा कोण पर झुका दिया जाए, अब देखिएगा इस दर्पण को हमने जो है ये M2 के रूप में थीटा कोण पर झुका दिया है, यानी कि हमने देख लिया कि 15 डिग्री। ठीक है, तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण पर मुड़ती है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि किसी मिरर को यदि हम थीटा कोण पर घुमा दे तो आपतित किरण जो आपतित किरण है या परावर्तित किरण है वह कितनी विक्षेपित होगी, तो यदि हम जो है मिरर को थीटा एंगल घुमा दें तो जो हमारी परावर्तित किरण है वो 2 थीटा मुड़ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि इंसिडेंट एंगल कितना है, 45 है, तो मिरर को अगर हमने थोड़ा घुमाया तो क्या हो जाएगा, जो मिरर आपतित किरण है वो क्या हो जाएगी, उसके 90 डिग्री पर होगी अगर 45 हमने इंसिडेंट कराई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि दर्पण जो है वो M1 कहाँ पर है, ये है दर्पण M1, 45 डिग्री पर कोई किरण आपतित होती है। M1 पर 45 डिग्री पर कोई किरण आपतित हुई है हमारे पास 45, तो 45 डिग्री पर कोई किरण आपतित हुई तो यदि समतल दर्पण अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमता है, इसको हमने क्या किया, 15 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, तो जो अभिलंब ON1 है वो भी क्या होता है, घूमकर ON2 बन जाता है। जैसे हमने इसको पहले तो ये था, जैसे हमने इसको मिरर को इस तरीके से 15 डिग्री घुमाया तो यह जो है इसका अभिलंब क्या बन गया, N2 बन गया, यानी कि 15 डिग्री उसका अभिलंब भी घूम जाएगा। तो अभिलंब ON भी क्या हो जाएगा, ON2 की स्थिति में आ जाएगा, और इस प्रकार नया आपतन कोण क्या होगा, 60 डिग्री बनेगा। क्यों, हमने देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि अगर एंगल को हम क्या करेंगे, 15 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 15, तो ये एक 30 डिग्री 30 हाँ 60, ये 60 डिग्री यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अगर हम इसको देखें कि अतएव और ये नया जो परावर्तन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। अब 60 डिग्री कैसे हुआ ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो नई परावर्तित किरण OB2 पहले वाली पर अपवर्तित जो परावर्तित किरण है OB1 उससे 30 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि यदि ये वाला जो मिरर है M2 इसको हमने 15 डिग्री घुमाया, तो हमने पहले ही कहा था कि अगर दर्पण को थीटा झुकाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर
मुड़ जाती है। यानी कि जैसे हमने इसको 15 डिग्री घुमाया था, ठीक है, तो जो परावर्तित किरण थी ये क्या होगी, इसके 30 डिग्री पर मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अभिलंब से जो भी कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 60 डिग्री, यानी कि ये वाला। क्लियर है? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण है, तो उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर आप देखिएगा प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की जो किरण है किसी समान माध्यम में एक सीधी रेखा में चलती है, इसको आप जान लीजिएगा। प्रकाश की जो किरण है वो किसी समान माध्यम, और समान माध्यम क्या कहलाता है, एक जैसा, यानी कि होमोजेनियस मीडियम कहलाता है। तो उसमें कैसी चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। परंतु जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। प्रकाश किसी का विचलन, यानी कि जो प्रकाश किरण है उसका विचलन या तो दोनों माध्यमों में संयुक्त सतह पर डालने पर होता है और अभिलंब की ओर होता है, या फिर अभिलंब से दूर जाता है। यानी कि जो अभिलंब है, सतह का जो अभिलंब है उससे या तो दूर हो जाएगा या फिर पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के मार्ग, अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक बार फिर देखिएगा, जो प्रकाश किरण है उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होना, डिस्टर्ब होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मान लो कि ये एक सघन माध्यम है और ये जो ऊपर है ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सरल माध्यम है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक स्रोत है, स्रोत से हमने क्या किया, एक किरण को विरल माध्यम में आपतित कराया और सघन माध्यम में प्रवेश कर जैसे ही उसने किया तो हमें यह पता चला कि किरण जो है वो पृथक्कारी तल पर बड़े अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि जो ये अभिलंब है, तो यह किरण यहाँ पर सीधी चलती है तो ये इस तरीके से आती, लेकिन यह क्या हुआ, ये इधर की ओर झुक गई, यानी कि यहाँ पर यह हमें आपतित होती हुई दिखाई देती है। तो इसके विपरीत यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अगर हम देखेंगे सघन माध्यम में हमने किरण को आपतित कराया तो विरल माध्यम में जैसे ही ये आती है तो यह क्या होता है, यहाँ आने की बजाय ये जो है इधर चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब की बार इधर शिफ्ट कर गई। तो कह सकते हैं कि एक बात आप बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विरल माध्यम से किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराने पर सघन माध्यम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप यह कह सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम का जो अभिलंब होता है, उसके सतह का अभिलंब होता है, तो किरण उसके जो अभिलंब है उसकी तरफ जो है झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएंगे तो जो अभिलंब है वह उससे दूर जाती है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से यानी कि रेयर मीडियम से सघन, जिसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो किरण पृथक्कारी तल यानी कि सेपरेटिंग सरफेस पर डाले गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यह हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में इतना जाने। अब प्रकाश अपवर्तन के नियम, जो प्रकाश का अपवर्तन के नियम है और स्नेल का नियम है, उसके बारे में हम आइए जानते हैं। तो देखिएगा यहां पर हम आपको बता दें, देखिए हमने सघन माध्यम को लिया है और विरल माध्यम से हमने कोई सी रे को इंसिडेंट कराई है सघन माध्यम पर। ठीक है, तो हमें पता है कि सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर की ओर। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं जो ओ ए है वो क्या है, आपतित किरण है यानी कि इंसिडेंट रे है। ओ बी जो है, ओ बी क्या है, एक अपवर्तित किरण है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। और जो एंगल आई है उसको हमने माना आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल है, और कोण आर जो है वो क्या है, अपवर्तन कोण है यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल है। ठीक है, और एन डैश, जो ये एन और एन डैश है इसको हमने माना अभिलंब यानी कि नॉर्मल, किसका, सघन माध्यम के सरफेस का नॉर्मल। तो अब ये जो दो नियम हमने बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये भी दो नियम है। कौन कौन से, प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है
कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की जिया यानी कि साइन का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ यही कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते, स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी। अब यह हुआ आपका स्नेल्स का नियम। यदि आपतित किरण का माध्यम 1 तथा अपवर्तित किरण का माध्यम 2, यानी कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट हमने मान लिया आपतित किरण का माध्यम है और अपवर्तित किरण का माध्यम है सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि आई जो है वो इंसिडेंट एंगल और आर जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 म्यू 2। और 1 म्यू 2 का मतलब क्या है कि 1 का मतलब जो आपतित किरण का माध्यम है उसके सापेक्ष अपवर्तित किरण का माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जो हम 1 म्यू 2 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नोट में हमने एक पॉइंट आपको दिखाया है कि यदि आपतित किरण वायु में हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए यू 2, वायु के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, या हम बोल सकते हैं कि माध्यम 2 परम अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर। अब बात करते हैं व्युत्क्रमीयता का नियम। व्युत्क्रमीयता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यदि आपतित किरण का माध्यम 1 तथा अपवर्तित किरण का माध्यम 2, यानी कि फर्स्ट आपतित किरण का माध्यम है और सेकंड अपवर्तित किरण का माध्यम है, तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई म्यू 2। इसी प्रकार यदि प्रकाश के संचरण की दिशा विपरीत हो जाए तो आपतित किरण का माध्यम सेकंड का अपवर्तित किरण का माध्यम फर्स्ट हो जाता है, इसलिए साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 2 म्यू 1 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू के सफिक्स में बाद में होगा उसमें हम उसी को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट है आपतित, तो आपतित कोण वाला जो साइन है वो नीचे रखा हुआ है, तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 म्यू 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या है, लेंस किसे कहते हैं, कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं, कैसे इसका किस तरीके से डेरिवेशन भी आएंगे, क्या होता है, सब बताएंगे। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जान लीजिएगा कि लेंस के बारे में बात की है तो लेंस होता क्या है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी दो सतहों में से एक सतह कैसी होती है, गोलीय होती है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव। ठीक है, तो कन्वेक्स और कनकेव ये कौन कौन से होते हैं, आइए इनको भी जानते हैं। चित्र के माध्यम से इनको आप देख सकते हैं। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उस पर जो किरण हम आपतित कराते हैं वह किसी एक फोकस पर जाकर के मिलती है, किसी एक फोकस पॉइंट पर जाकर के मिलती है। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है कि किसी एक फोकस से निकलने वाली जो भी किरणें हैं वो क्या होती हैं, वो जो है फैल जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है वह किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और जो अवतल लेंस है वो किरणों को फैला देता है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखने की ट्रिक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रकृति। अब देखिए प्रकृति क्या है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी को हम बोलते हैं, अभिसारी लेंस पर पड़ने के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास उत्तल लेंस है वह एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और अवतल लेंस क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि यह मुख्य अक्ष है। तो देखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद क्या हुई, जो हमारा फोकस जो रेखा है ये, तो इस पर एकत्रित हो जाती है सभी। लेकिन डाइवर्जिंग में क्या होता है कि फोकस एक्सिस से वो क्या हो जाएगी, मुख्य एक्सिस से डाइवर्ज हो जा रही है, दूर चली जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग और इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। चलिए प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस पर पड़ने के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं और कन्वर्जिंग लेंस पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं जो किरणें होती हैं, और डाइवर्जिंग लेंस पर पड़ने के बाद किरणें जो है मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो जो जब मुख्य अक्ष से दूर दिखाई देंगी जाती हुई तो हम कहेंगे डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी है, और कन्वर्जिंग में हम कहेंगे कि किरणें मुख्य अक्ष के पास जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, अभिसारी है। केंद्र की मोटाई यानी कि ये केंद्र से मोटे होते हैं, इस तरीके से बना हुआ होता है, तो केंद्र से मोटे होते हैं, और ये जो केंद्र की मोटाई जो है वो कम होती है, बहुत इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम होते हैं और ये इसकी जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि प्लस में होती है और जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि यू क्या है, वस्तु की दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब,
की दूरी और f क्या है, फोकस दूरी के मध्य अगर संबंध देखें तो उत्तल लेंस में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो दोनों सेम फॉर्मूले हैं, दोनों में माइनस होता है, तो आप इनको याद रखिएगा। यानी कि फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होगा, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और यहाँ पर वस्तु की दूरी में रिलेशन होगा, दोनों में सेम होता है। चलिए रेखीय आवर्धन की बात करें तो उत्तल लेंस में m इक्वल टू v/u होता है और यहाँ पर v/u होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेखीय आवर्धन भी सेम है। और शक्ति की बात करें तो शक्ति भी दोनों में सेम होती है, बस इतना अंतर होता है कि उत्तल लेंस की पॉजिटिव और अवतल लेंस की निगेटिव होती है। क्लियर। तो अगर हम लेंस की पावर को मापते हैं तो लेंस की पावर को हम मापते हैं डायोप्टर में, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। क्लियर। ये तो हुआ लेंस की प्रकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लेंस में साइन कन्वेंशन किस तरीके से हम रखते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट को पढ़ेंगे। सभी किरणें लेंस पर बाईं ओर से आपतित होती है, यानी कि अगर लेंस है तो सभी किरणें इधर से ही आपतित होंगी। ठीक है, बाईं ओर से। सेकंड है, यदि दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से नापी जाती हैं, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र कौन सा होता है, जो हमारे पास ये आपको फिगर में दिखाया जा रहा होगा, जो ये O है, यहीं से दूरी नापी जाती है, चाहे वो इस साइड नापे चाहे हम इस साइड नापे। ठीक है, O से दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक और O से बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मुख्य अक्ष से ऊपर जो है वो पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से नीचे जो है वो निगेटिव, यानी कि ये मुख्य अक्ष है और ये लेंस का फोकस अक्ष है, यानी कि लेंस की मध्य रेखा। तो लेंस की मध्य रेखा से दाईं तरफ प्लस दूरी और बाईं तरफ माइनस दूरी। ऐसे ही लेंस का जो मुख्य अक्ष है उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो कोई भी माप होगी उसको प्लस, और इससे नीचे अगर हम आएंगे तो कोई भी माप होगी उसको माइनस लेते हैं। क्लियर। ये तो हुए साइन कन्वेंशन। इसके बाद लेंस की शक्ति यानी कि लेंस की पावर को हम किस तरीके से देखते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति क्या है इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। चलिए लेंस की शक्ति के बारे में देखते हैं। तो एक लेंस दिखाया गया है जो कि आपके सामने है, जिस पर एक किरण आपतित की जा रही है। एक किरण है, ये L1 पॉइंट पर आपतित हुई और यह जो है फोकस पर, यहाँ पर एक फोकस एक्सिस पर एक पॉइंट, फोकस पॉइंट बनाया, यहाँ पर ये आकर के टकराई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेंस है वो कैसा है, अवतल है। क्यों? क्योंकि फोकस अक्ष पर, जो अक्ष है उस पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, उसकी तरफ को आ रही है। अगर ये इधर को जाती तो क्या हो जाता, उत्तल लेंस, वो अवतल लेंस, और यहाँ पर ये इस साइड में आ रही तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और O से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पर यह किरण फोकस बनाती है वो होती है फोकस दूरी F। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों उत्तल लेंस पर अनंत से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं। क्लियर। कि समांतर किरणें, हम जानते हैं कि समांतर किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात फोकस F से गुजरती हैं। इसके फलस्वरूप दोनों लेंस में किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस F से गुजरती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर दो लेंस दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो है दोनों ही आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हैं। क्लियर। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह अंतर है कि लेंस A से जो किरण है वो कम मुड़ी हुई है और लेंस B से जो किरण है वो ज्यादा मुड़ी हुई है। बस इसी से हमें लेंस की शक्ति का पता चलता है। तो यदि हम ध्यान दें कि लेंस 1 की अपेक्षा लेंस 2 द्वारा किरणों को अधिक मोड़ा गया, देखिएगा लेंस 1 इस तरीके से, लेंस 2 इस तरीके से, तो लेंस 2 में किरण ज्यादा मुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि किसी लेंस का वह गुण जिसके कारण वह किरणों को मोड़ने की क्षमता रखता है शक्ति कहलाती है। तो जो लेंस ज्यादा किरणों को मोड़ता है वही क्या होता है, लेंस की शक्ति होती है, यानी कि वही लेंस पावरफुल हो। तो लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि फोकस दूरी जितनी ज्यादा हो, हमारे पास लेंस की पावर जितनी ज्यादा होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी लेंस की पावर उतनी ही कम होगी। फोकस दूरी का मतलब क्या है, ये लेंस है, ये मुख्य एक्सिस है, यहाँ से अगर दूरी ज्यादा है फोकस पॉइंट की तो हमारे पावर, जो लेंस की पावर है वो कम है, और जो अगर यहाँ पर है यानी कि जितनी कम होती जाएगी लेंस की पावर उतनी बढ़ती जाएगी। मात्रक की बात करें तो लेंस का जो पावर होती है उसका मात्रक होता है 1/मीटर, और 1/मीटर को ही हम बोलते हैं डायोप्टर।
कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 मीटर क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। 1/m लिखते हैं 1 मीटर को, यानी कि 1/m, और लिखते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, तो कैपिटल डी से ही आप डायोप्टर को लिखिएगा। ठीक, चलिए अब हम कुछ पॉइंट और बता देते हैं आपको। हाँ, कुछ और पॉइंट बता देते हैं जो कि लेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस में हम कैसे किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। अगर हमारे पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की शक्ति जो है धनात्मक होगी। आइए हम लेंस पर चलते, ये रहे उत्तल और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की शक्ति जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर। यदि f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगी, तो पावर इक्वल टू 100/20, सॉरी, पावर इक्वल टू 1/20। इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मीटर में है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये क्या है, मीटर में है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm, और 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो जब हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ, तो जो 1 ऊपर है ये भी तो मीटर में ही है, तो हम इसको लिखेंगे 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर होता है तो 1/20 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेंटीमीटर को जब हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो ये होगा 20 गुना 100, इसकी पावर -1। ठीक, कहने का मतलब ये है कि 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20 गुना 10 की घात -2 हो रहा है। अब ये -2 यानी कि 1/20 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखेंगे, 100/20, क्योंकि ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो अगर हमारे पास किसी फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20, तो 20 इससे कैंसिल आउट होगा, तो 5 डायोप्टर। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया है तो हम आगे जो न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कला संबद्धता। अब देखिए कला संबद्धता क्या होता है। एक बात और जान लीजिएगा कि जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा मीटर में ही रखिए। ठीक है, मीटर में ही रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कला संबद्धता क्या है। देखिए कला संबद्धता जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंस, क्या बोलते हैं, कोहेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो स्रोत, प्रकाश के 2 स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति और नियत कलांतर, जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, का प्रकाश उत्सर्जन करें, तो उन्हें क्या कहते हैं, कला संबंध कहते हैं। यानी कि कोई 2 स्रोत है, वे दोनों ही जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य सेम है, आवृत्ति सेम है और कलांतर भी कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा प्रकाश 2 प्रकाश के स्रोत उत्सर्जित करते हैं तो उसे हम कहते हैं कला संबंध। ठीक है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि 2 स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत आपस में कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते, कभी भी कला संबंध नहीं हो सकते। इसका कारण भी हम आपको बताते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बस। प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं और बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके परमाणु क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा वाली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके इसका परमाणु अधिक ऊर्जा वाली अवस्था को प्राप्त कर लेता है, परंतु वह 10 की घात -8 सेकंड के भीतर ही पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त भी कर लेता है। इसको चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं, कॉपी पेन उठाइएगा और इसको लिख लीजिएगा। ये पॉइंट है। पहला पॉइंट कि 2 स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत आपस में कभी कला संबंध नहीं हो सकते, और इसका कारण हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं और बाहरी स्रोत से ये ऊर्जा प्राप्त करता है, और परमाणु जो होता है इसका वो अधिक ऊर्जा वाली अवस्था में चला जाता है, अधिक ऊर्जा वाली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन 10 - 8 सेकंड, 10 की पावर 8 माइनस में है, 10 की पावर -8 सेकंड के भीतर ही ये क्या कर लेता है, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि परमाणु दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा अंतर के संगत तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जन करने लगता है।
और विभिन्न परमाणुओं से होने वाला जो उत्सर्जन है वो नियमित हो जाता है, सॉरी वो जो हो जाता है वो अनियमित हो जाता है। अनियमित का मतलब है इर्रेगुलर हो जाता है। और इसी कारण हम बोलते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश के स्रोतों से कला संबंध उत्सर्जन कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने आपको कारण भी बता दिया कि कला संबंध कैसे नहीं हो सकते, लेकिन ये नियम है कि दो प्रकाश के स्रोत अगर तरंग दैर्घ्य समान हो, आवृत्ति समान हो और कलांतर भी उनका समान हो, सेम हो, तो प्रकाश का जो उत्सर्जन होगा वो कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, कारण हमने आपको बताया है, आपने लिख लिए होंगे। ठीक, चलिए आगे आगे हमारे पास है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए, हम आपको पहले बता दें कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, कोई प्रकाश स्रोत है, बल्ब है मान लिया, वो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो उसकी ऊर्जा समान रूप से वितरित हो जाती है, यानी कि चारों तरफ बंट जाती है। परंतु यदि दो प्रकाश स्रोत जो एक दूसरे के अत्यंत समीप हो, पास पास हो, समान तरंगदैर्घ्य समान आयाम का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हो, तो उनके अध्यारोपण से, यानी कि जो उनका अध्यारोपण होगा, उनके जो प्रकाश एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे के से ओवरलैप करेंगे, उनसे प्रकाश समान रूप से वितरित नहीं रहता। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का जो असमान वितरण है वो प्रकाश का क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। क्लियर है? आगे बताया गया है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं की प्रकाश तीव्रता सदैव अधिकतम होती है तथा बिंदुओं की प्रकाश तीव्रता सदैव न्यूनतम होती है। यानी कुछ की क्या होगी? प्रकाश तीव्रता सदैव अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं की प्रकाश तीव्रता सदैव न्यूनतम होगी। समान आयाम की स्थिति में न्यूनतम प्रकाश तीव्रता शून्य होती है और इस प्रकार स्क्रीन पर अधिकतम प्रकाश तीव्रता तथा न्यूनतम प्रकाश तीव्रता की क्रमागत पट्टियां दिखाई देती है, हमें पट्टियानुमा प्रकाश दिखाई देता है, जिन्हें क्या कहते हैं? व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। उन्हीं पट्टीनुमा प्रकाश तरंग को फ्रिंज कहते हैं। और इसलिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का जो पुनर्वितरण होता है वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। व्यतिकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, संपोषी और विनाशी। संपोषी होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण ये 2 नंबर में आपका पूछ लेता है, तो आप लिखिएगा जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती है। जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती है तो संपोषी। और विनाशी क्या होता है कि इसके विपरीत जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती है तो विनाशी होता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं एक किरण यहां पर है और दूसरी यहां पर है। ठीक है, यानी कि गर्त गर्त और श्रृंग श्रृंग जो है आपस में मिल रहे हैं। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही, हमने क्या कहा था कि जब प्रकाश तरंग अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करते हैं, तो देखिएगा यहां से ये पहले ही क्रस्ट तक गया और ये और क्रस्ट इसमें ऐड हो गया, तो क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक, तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी तीव्रता बढ़ेगी, अधिकतम तीव्रता होगी, तो क्या कहलाएगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। लेकिन जब अपोजिट वेव चलती है तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? समाप्त कर देंगी, तो ये क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, यानी कि इसका गर्त और इसका क्रस्ट मिलेगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विनाशी व्यतिकरण होगा। यहां पर कोई भी प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी। प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण हम देख लेते हैं। तो जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है, तो वही प्रकाश का व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना आपने देखा होगा, बचपन में सभी बुलबुले उड़ाते थे, साबुन के बुलबुले उड़ाते थे, पानी में साबुन को घोल कर एक बुलबुले जो उड़ाते हैं और प्रकाश के उसमें हमें उसको जो उस पर जो एक फिल्म सी दिखाई देती थी, रंगीन रंगीन हरे नीले रंग के दिखाई देते थे, तो वो जो रंग है वो किसके कारण होता है? वही प्रकाश का व्यतिकरण है। क्लियर? नोट पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परावर्तन होता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, डबल स्लिट व्यतिकरण, डबल स्लिट इंटरफेरेंस। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था? ये यंग ने किया था और यंग डबल स्लिट प्रयोग के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। तो यंग ने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोग किया। कब किया था? 1801 में। तो क्या प्रयोग किया था? आइए हम आपको बताते हैं। प्रयोग व्यवस्था कैसी थी? देखिए,
एक एस अत्यंत छोटा छिद्र, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। चलिए, एस एक अत्यंत छोटा छिद्र है, ये जो एस है ये एक अत्यंत छोटा छिद्र है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, एस से कुछ दूरी पर S1 तथा S2 दो बारीक छिद्र स्लिट है, एक ये और एक ये, S1 और S2। क्लियर, दो बारीक छिद्र हैं जो स्लिट में लगे हुए हैं। S1 तथा S2 S के समान दूरी पर स्थित है, S से समान दूरी पर S2 है, S से समान दूरी पर ही S1, दोनों की दूरी समान है, मान लिया D और D। क्लियर, S1 S2 से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर एक पर्दा स्क्रीन है। अब यहां से S1 से यानी कि समान दूरी पर S1 S2 है और S से समान दूरी पर यह होने के कारण क्या है, इन दोनों में जो है प्रकाश सही तरीके से हम पास करा रहे हैं। अब S1 S2 से 1.5 मीटर की दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा है, ठीक, जिसको हम L बोल रहे हैं। अब प्रयोग शुरू होता है, ये पहले सेटअप हो गया, अब प्रयोग शुरू होता है कि जब स्लिट S से किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की प्रतिदीप्ति गुजरती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब स्लिट S को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रतिदीप्त किया जाता है तो पर्दे पर दीप्त फ्रिंज, यानी कि दीप्त का मतलब है ब्राइट, क्या मतलब है, ब्राइट, यानी कि दीप्त, और अदीप्त जिसे हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं कि यहां से ये किरणें चली और फिर इससे निकल करके फिर ये डबल उसमें बट गई। ठीक है, डबल में बटी, और डबल में क्या हुआ कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल स्लिट, दो स्लिट से प्रकाश को गुजारा जा रहा है और आगे पर्दा लगा हुआ है तो उस पर उसको देखा जा रहा है, उसके इफेक्ट को। तो यह फ्रिंज क्रमागत यानी कि अल्टरनेटिंग होती है। पर्दे के मध्य बिंदु पर दीप्त जो है वो फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज, दीप्त का मतलब होता है ब्राइट, ये मध्य बिंदु है यहां पर, तो यहां पर कैसे बनी, ब्राइट। यदि किसी भी एक स्लिट को ढक दिया जाए, मान लो इसको हमने ढक दिया, बंद कर दिया है, ठीक है, तो पर्दे पर एक समान प्रकाश वितरण हो जाता है, यानी कि पर्दे पर एक सा प्रकाश दिखाई देगा, सेम, अर्थात फ्रिंज जो है वो गायब हो जाए। फ्रिंज का मतलब है इस तरीके से डार्क स्पॉट, ये हल्का हो जाएगा, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ऐसे दिखाई देंगे लाइन लाइन से, ठीक है। लेकिन अगर हम एक को बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक सा दिखाई देगा, ठीक। तो यही था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए, जहां पर ये दोनों डार्क वाली जो लाइनें हैं ये दोनों कट कर रही हैं, और फिर क्या होगा, फिर ये दोनों यहां पर कट कर रही है, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ, जहां पर क्रस्ट और ट्रफ दोनों आपस में कट करेंगी वहां पर पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज होगा। और जहां पर एक क्रस्ट और एक एक क्रस्ट है और दूसरा होता है ट्रफ, जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, आपस में ओवरलैप करती है, तो वहां पर डार्क फ्रिंज होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर क्रस्ट और ट्रफ दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर ब्राइट, और जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो क्या होगा, डार्क फ्रिंज होगा, जहां पर भी दोनों ओवरलैप करेंगे। तो देखिएगा, और यहां पर भी यही है, ब्राइट फ्रिंज क्यों है, क्योंकि पर्दे के सेंटर में क्रस्ट और ट्रफ दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों आपस में जो है कनेक्ट है। जहां पर सेम कनेक्शन होगा वहां पर ब्राइट, जहां पर डिफरेंस कनेक्शन होगा वहां पर डार्क। डिफरेंस का मतलब यह है, डिफरेंट का मतलब हम ये बता रहे हैं कि अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है, तो वहां पर डिफरेंट कनेक्शन हम बता रहे हैं, तो वहां पर होगा डार्क। और जहां पर सेम कनेक्शन होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ, तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। क्लियर है, चलिए, सॉरी, हाँ, जब स्लिट S को किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रतिदीप्त किया जाता है तो पर्दे पर दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनते हैं, दीप्त और अदीप्त यानी कि ब्राइट और डार्क, और यह फ्रिंज क्रमागत होते हैं रेगुलर। पर्दे के मध्य बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनता है, यह भी पता चल गया हमें क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर क्रस्ट और ट्रफ आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। किसी भी एक स्लिट को ढक लिया जाए तो पर्दे पर एक समान प्रकाश वितरण हो जाता है, अर्थात फ्रिंज जो है वो गायब हो जाते हैं। अब बात करते हैं संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण क्या है, आप जो है फिगर के माध्यम से यहां पर देखिएगा। मान लिया कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसे है यहां पर, ठीक है, उसको प्रतिदीप्त किया जा रहा है किसी प्रकाश से। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों स्लिट जो हमें S2 और S1 मिली हुई है,
उस पर s की समान दूरी पर उसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, स्थापित कर दिया। अब S1 और S2 की दूरी जो है वो आपस में कितनी है, d है। S2 और S1 की दूरी आपस में d है, यहां से यहां तक। ठीक है, चलिए, तो S1 तथा S2 से निकलने वाले तरंगाग्र पर्दे पर पड़कर फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। क्लियर है, पर्दे पर पड़कर जो है वो फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। चूंकि पर्दे के केंद्र O, जो पर्दे का केंद्र O है, उससे दोनों स्लिटों के दूरी समान है। दोनों स्लिटों की दूरी क्या है, ये सेम है। दोनों स्लिटों की दूरी सेम है। क्लियर, दोनों स्लिटों की दूरी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पर्दे के केंद्र O पर तरंगे सदैव समान कला में मिलती हैं। समान कला में मतलब है कि यहां पर हमेशा क्या होगा, ब्राइट, इसलिए यहां पर ब्राइट होता है। इसलिए O पर सदैव एक दीप्त फ्रिंज होगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंज होगा। तो हम मान लेते हैं कि पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर, देखिए ये दूरी लिखी हुई है, S1 S2 बराबर SS1 बराबर SS2। कहने का मतलब यह है कि SS1 बराबर SS2, ये दोनों हैं, तो ये भी दोनों सेम होंगी। क्लियर। अब मान लिया कि पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर S1 तथा S2 से पहुंची तरंगों के किसी समय विस्थापन y1 y2 हो, तो y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी और y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये y1 है, ये y2 है, तो y1 जो होगा वो हमारे पास है a1 sin ओमेगा टी, यानी कि a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और sin ओमेगा टी यानी कि इस लाइन के लिए। अब इसके लिए क्या है, क्योंकि यहां पे एंगल कुछ और ऐड हुआ होगा, क्योंकि ये एंगल अगर हमने थीटा माना है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अगर हमने क्या माना है, सुनो, इन दोनों के बीच एंगल हमने मान लिया ओमेगा टी, तो इसके बीच क्या होगा, ओमेगा टी और प्लस में कुछ एंगल ऐड हुआ है। ठीक है, कुछ एंगल क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और ये एंगल कहां बनता है हमेशा, ये एंगल हमेशा यहां पर नीचे बनता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ एंगल ऐड हुआ तो ये एंगल बढ़ा, और यहां पर कुछ एंगल जो है वो पहले से ही क्या था, ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसीलिए ओमेगा टी प्लस थीटा या ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके से हम इसीलिए लिख रहे हैं। तो यानी कलांतर जो होगा वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसमें कलांतर को ऐड कर देते हैं। तो a1 a2 जो है वो आयाम है और फाई क्या है, कलांतर है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम अगर देखें तो P पर परिणामी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। हम इसको ओपन करते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन इंटू साइन फाई। यहाँ पर a2 प्लस a2 कॉस फाई कैसे आया, क्योंकि हमने इसमें से और इसमें से साइन फाई जो इसमें से, हाँ, a1 sin ओमेगा टी और a2 sin ओमेगा टी cos फाई को एक साथ लिया और sin ओमेगा टी को कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, a1 और यहां पर बचेगा a2 और cos फाई, ये आया। अब इसको अलग लिखा, तो a1 प्लस a2 cos फाई को हमने लिखा कैपिटल A cos थीटा, और a2 sin फाई को लिखा कैपिटल A sin थीटा। तो हम यहां पर देख सकते हैं, हमें इक्वेशन मिल जाती है y इक्वल टू a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी, और इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा sin ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां पर y बिंदु पर परिणामी विस्थापन हो जाता है। तो जिसका, और कौन सा परिणामी विस्थापन है, जिसका आयाम a और कलांतर कितना माना जा रहा है, थीटा। तो परिणामी आयाम हम जानते हैं a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल टू a cos थीटा है, और a2 sin फाई इक्वल टू a sin थीटा है। इक्वेशन नंबर 2 दोनों हमने मान लिया, दोनों को ऐड करने पर, वर्ग करने पर ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, पहले वर्ग करके और फिर बाद में दोनों को ऐड किया। तो वर्ग करने पर ऐड किया तो हमारे पास जो बन जाती है वो हमारे पास टोटल, आप इसको देखिएगा सॉल्व करके, हमारे पास आएगा a इक्वल टू रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर, देखिएगा आप इसको सॉल्व करके, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। चलिए तीव्रता की बात करते हैं, तो तीव्रता क्या होती है, आयाम के स्क्वायर की समानुपाती होती है। तो तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं, आयाम को a से, तो तीव्रता आई समानुपाती a स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस a प्लस a2, जो हमने a लिखा था वो क्या था, a1 प्लस a2, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हम क्या करते हैं, ये a1 a2 cos थीटा, क्यों, क्योंकि ये जो है वेक्टर रूप है। अब चलिएगा i इक्वल टू, अब इक्वल का साइन लगाएंगे तो हम समानुपाती को हटाएंगे, k लगाएंगे, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। अब यदि a1 a2 बराबर हम a मान लें तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a cos फाई k।
तो 2a² हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस फाइव के, 2a² 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, इसका फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि हमारे पास होता है कॉस 2 फाइव, इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 1। जब ये ही हमारे पास अब 2 फाइव की जगह पर कॉस 5 है, केवल क्या है कॉस 5, पहले 2 फाइव था तो आधा हो गया था, और अब की बार केवल 5 है तो अब की बार क्या हो जाएगा 5/2, यही हमारे पास आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाता है अपने एंगल का, तो यहां पर क्या आएगा इक्वल टू के 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। क्लियर। अब यदि दोनों स्लिटों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता क्रमशः कितनी हो, I और I2 हो, तो I1 समानुपाती A1 स्क्वायर, I2 समानुपाती A2 स्क्वायर, तो I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर के और I2 इक्वल टू A2 स्क्वायर के, क्योंकि समानुपाती को हटाएंगे के लगाएंगे। I इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस में 2 रूट I1 I2 कॉस 5, और ये जो cos 5 है ये रूट से अलग होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 cos 5 रूट में I1 I2, इस फॉर्मूले से आप प्रकाश की तीव्रता निकाल सकते हैं। चलिए, संपोषी व्यतिकरण बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए हम क्या कहते हैं, cos 5 इक्वल टू +1, cos 5 इक्वल टू +1, या 5 इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई, तो 5 इक्वल टू 2 पाई n होता है संपोषी व्यतिकरण के, याद रखिएगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए हमेशा जो 5 होता है वो 2 पाई n होता है, और n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो यह कलांतर के पद में संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध है। जब S1 S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु P तक पहुंचने में असमान दूरी तय करती है तथा दोनों तरंगों द्वारा तय किए गए पक्षों का यानी कि पथों का अंतर कितना हो, x हो, तो x इक्वल टू यानी कि पथांतर जो होगा संपोषी व्यतिकरण के लिए, पथांतर का फॉर्मूला याद रखिएगा, x इक्वल टू S2 P माइनस S1 P होता है। चलिए नेक्स्ट है कलांतर फाई, यदि पथांतर x हो तो कलांतर फाई हो और पथांतर x हो तो फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा x, और यहां पर इस रिलेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी x इक्वल टू n लैम्डा। क्यों, क्योंकि फाई जो होगा 2 पाई n हमने अभी बताया था संपोषी के लिए, तो यहां पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा n लैम्डा, और n क्या है 0 1 2 3। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो cos 5 इक्वल टू -1 होगा और 5 इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई होगा, यानी कि ओड नंबर में। क्लियर। अब 5 इक्वल टू 2n-1 पाई हो जाएगा, जहां n इक्वल टू 1 2 3 है, आपकी बार 0 नहीं होगा, तो कलांतर क्या होगा 5 इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा x। अब हम यहां पर वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 5 क्या हो जाएगा 2n-1, किसके लिए, विनाशी के लिए, तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट तो हो रहा है, लेकिन जो 2 है वो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 है। संपोषी में n इक्वल टू 0 1 2 3 होता है, लेकिन विनाशी में 1 2 3 होता है। चलिए, अब दीप्त फ्रिंज की दूरी यानी कि ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज को हम कैसे फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, यानी कि अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकालनी हो, ब्राइट फ्रिंज बताना हो, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिएगा ब्राइट फ्रिंज, यहां पर NV दीप्त फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से O से दूरी तो क्या होगी yn इक्वल टू d अपॉन डी इंटू लैम्डा n। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यहां पर निकालेंगे, यानी कि yn इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब m इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रखेंगे, तो n इक्वल टू 0 यानी कि केंद्र पर निकलेंगे, तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, इस फॉर्मूला रख के देखिएगा। ठीक, n इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि 1 का मतलब है कि O से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, इसमें n की जगह पर 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा d लैम्डा अपॉन डी। अगर दूसरी फ्रिंज की निकालनी है तो दूसरे दीप्त फ्रिंज, ये दीप्त फ्रिंज के लिए है फ्रेंड्स, दीप्त फ्रिंज के लिए निकालनी है दूसरे के तो 2d लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा, तीसरे के लिए निकालनी है तो 3d लैम्डा डी हो जाएगा, और अपॉन अब हमें क्या करना है कि निकालते 1000 निकालनी है तो n की जगह पर 1000, जो भी जिस भी नंबर की फ्रिंज की हमें निकालनी है केवल दीप्त फ्रिंज के लिए, तो उसमें d लैम्डा अपॉन n, वो d लैम्डा अपॉन डी से उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की निकालनी है तो 4 से कर देंगे, दूसरी दीप्त फ्रिंज की निकालनी है तो 2 से कर देंगे, 10वीं दीप्त फ्रिंज निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, d लैम्डा अपॉन डी की। ये हुआ दीप्त फ्रिंज के लिए। अब है अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है d लैम्डा 2n-1 अपॉन डी, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो यहां पर केंद्र पर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि केंद्र पर तो दीप्त फ्रिंज होता है, केंद्र पर अदीप्त फ्रिंज का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर 0 इसलिए नहीं है, तो सबसे शुरू में निकालेंगे n इक्वल टू 1, जहां पर n है वहां पर 1 रख देंगे, तो क्या आएगा d लैम्डा अपॉन 2d, ये पहले के लिए हो जाएगी, लेकिन अदीप्त के लिए n2 यानी कि हम n2 में y2 निकालेंगे तो क्या होगा 3,
डी लैम्डा अपॉन 2d, दूसरी के लिए हो जाएगी अदीप्त फ्रिंज। और आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम क्या करेंगे, जहां पर n है वहां पर जितने नंबर की दीप्त फ्रिंज की हमें तीव्रता निकालनी है, डी उसकी दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि कितनी दूरी हो गई, दूसरी फ्रिंज की कितनी दूरी है, तीसरी फ्रिंज की ओ से कितनी दूरी है, तो पर्दे के बिंदु ओ से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए हम अभी जो हमने बताया ऊपर वाला वो फॉर्मूला यूज करेंगे एन डी लैम्डा अपॉन डी, और अदीप्त फ्रिंज के लिए हम यूज करेंगे डी लैम्डा 2n-1 अपॉन 2d। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूला को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए देखिएगा, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के मध्य एक दीप्त फ्रिंज बनती है, अतः दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अगर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के मध्य अदीप्त फ्रिंज बनती है, इसलिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा W डैश लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए, अतः प्रकाश के व्यतिकरण में दीप्त तथा अदीप्त दोनों की चौड़ाई एक समान होती है। देखिएगा, दोनों के फॉर्मूले एक समान आए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए, तो फ्रिंज की चौड़ाई में आपको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज में कोई भी फर्क नहीं देखना है, डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस क्यों सेम होगी, देखिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि जैसे ये पर्दा है, ये इसका फोकस है, ठीक है, यहां पर डार्क होगी, ये ब्राइट होगी, डार्क होगी, ब्राइट होगी, डार्क होगी, ब्राइट होगी, डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी। तो देखिए, एक डार्क है, एक ब्राइट है, एक डार्क है, एक ब्राइट है, इस तरीके से आ रहा है। तो क्या है कि सेम दूरी पर, अगर हम इन दोनों की दूरी देखें, डार्क डार्क की तो दोनों सेम है, ब्राइट ब्राइट की देखें तो ये भी सेम है, डार्क डार्क की देखें फिर ये भी सेम है, इनकी देखें तो ये भी सेम है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, सेम डिस्टेंस मिल रही है। तो हमने जब सॉल्व करके देखा तो हमें जो है सेम फॉर्मूला मिला, दीप्त के लिए ये है और डार्क के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों की चौड़ाई निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास सेम होता है। चलिए, अब देखिएगा पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण को हम कैसे देखेंगे। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन प्लेट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन प्लेट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि यदि सभी ने सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में जल के ऊपर फिल्म की सतह पर चमकदार रंग देखे, है ना, हम सभी ने क्या किया है कि चमकदार रंग देखने को मिलते हैं पानी की सतह के ऊपर। इसी प्रकार साबुन के बुलबुले पर चमकदार रंग दिखाई पड़ते हैं, जब हमने कहा था कि बुलबुले के ऊपर चमकदार रंग दिखाई देते हैं। तो चमकदार रंगों को प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कैसे। चलिए, यहां पर एक फिल्म दिखाई गई है, ये जो है हमने मान लिया कि उस बुलबुले के ऊपर की एक फिल्म है ये। ठीक है, फिल्म की मोटाई कितनी है, T। ऊपरी सतह R और S है और निचली सतह है T और U। क्लियर। तो प्रकाश की किरण AB सतह RS के बिंदु B पर आपतित होती है। ये बिंदु B पर आपतित, ये हो गई, चलिए हो गई बिंदु B पर आपतित। ठीक है, आपतन कोण का मान I है। हमें पता है कि अगर इसके हम एक अभिलंब डाल दें और अभिलंब से आपतित किरण का बनने वाला कोण जो है वो क्या है, I होगा। क्लियर। किरण का कुछ भाग परावर्तित होकर BE के रूप में चला जाता है, कुछ भाग परावर्तित होगा तो वो BE के रूप में निकल जाएगा, और शेष भाग R अपवर्तन कोण पर अपवर्तित होकर BC के रूप में चला जाएगा, यानी कि फिल्म के अंदर। क्लियर, यहां तक समझ लीजिएगा, फिल्म के अंदर प्रवेश करेगा, फिल्म के अंदर चला जाएगा। तो बिंदु C पर पुनः कुछ भाग क्या होगा, फिर परावर्तन में आएगा, तो क्या होगा, इस तरीके से जो ये अभिलंब है इससे दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम में जा रहा है, हमने बताया था विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि C पुनः कुछ भाग CD के रूप में क्या होता है, बाहर जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तो C पर शेष भाग अपवर्तित होकर CG के रूप में निकल जाता है, CG हमने मान लिया। तो अब हम कैसे इसको समझें, ये तो हो गया इसमें परावर्तित और यहां पर हो गया ये अपवर्तित, CD के रूप में अपवर्तित हो गया। ठीक है, और बाद में इस फिल्म से फिर से परावर्तित होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है आगे की ओर चलते रहेंगे। यहां से भी कुछ भाग होगा, फिर यहां से कुछ भाग होगा, यहां से कुछ भाग इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो अब हम इसको समझते हैं कि समझना किस तरीके से है। चलिए देखिए, फिगर देखते रहिए और समझते रहिए। D से BE पर लंब DH हमने डाला, कहां पर, D से, D क्या है ये, BH
डी ई रहा, डी एच लंब है। क्लियर? क्या कहा हमने कि डी पॉइंट से बीई पर हमने एक लंब डाला और लंब है डी एच। तो बिंदु डी तथा एच से निकल रही किरणों के मध्य पथांतर कितना होगा वो हम देखते हैं। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, एक कॉपी पर बना लीजिएगा और तब जाकर के इसको सॉल्व करेगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, डी से बीई पर लंब डी एच डालने पर बिंदु डी तथा एच से निकल रही किरणों के मध्य पथांतर जो होगा वो एक्स डैश कहलाएगा और वो होगा बी सी प्लस सी डी फिल्मों में माइनस बी एच वायु में। देखिए, बी सी प्लस सी डी, बी सी कहां पर है, ये रहा, प्लस सी डी ये तो है फिल्म में, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा बी एच वायु में, यानी कि जो बी एच है ये वाला, ये वायु के अंदर है। तो ये यही तो ये किरण अपवर्तित और परावर्तित हो रही है, तो ये हो जाएगा। यहां से हम निकालेंगे तो बी सी प्लस सी डी, और फिल्म के अंदर है तो क्या आ जाएगा म्यू, और यहां पर वायु में है तो वायु में क्या आ जाएगा 1, वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2bc। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि bc इक्वल टू सी डी है। कहां पर? bc इक्वल टू ही सी डी है, तो यहां पर bc इक्वल टू सी डी है तो bc इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं और x1 इक्वल टू 2bc म्यू माइनस बी एच आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं कि कोण BCJ में, BCJ इस एंगल को हम निकाल के बाहर लाए, हमने ये बनाया। इसमें cos r, अगर ये एंगल r है तो cos r JC अपॉन BC होगा और BC इक्वल टू JC अपॉन cos r हम लिख सकते हैं, क्योंकि r cos r को यहां पर, तो JC क्या है, ये थिकनेस है, तो हम क्या लिखेंगे T अपॉन cos r, और BJ अपॉन JC जो है ये tan r है, तो BJ इक्वल टू T tan r। तो यहां पर अब त्रिभुज BDH, तो BDH निकाल लीजिएगा, BDH ये निकाला, ये त्रिभुज निकाला तो हमें पता है कि ये एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल है, तो sin i इक्वल टू BH अपॉन D हो जाएगा और B sin i इक्वल टू BH। तो इक्वेशन नंबर हमने मान लिया दूसरा। क्लियर? चलिए, अब समीकरण 1 से x डैश इक्वल टू 2bc म्यू माइनस BH है, तो किसकी वैल्यू रखेंगे? देखिएगा, BH की वैल्यू और BC की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, BH और BC की वैल्यू। तो हमारे पास आया 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस BD साइन आई। 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस BD के इक्वल है हमारे पास 2BJ। क्लियर? तो इसलिए हमने BD की जगह पर BJ रखा 2 के मल्टीप्लाई में। तो 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t tan r साइन आई, और म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन आर। तो x डैश इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t साइन आर अपॉन कॉस आर साइन आई आ जाएगा, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे हमारे पास मिलता है, देखिए, x डैश इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे, कॉमन होने पर यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर आर, ये साइन है, ये साइन है, और आर बचेगा स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है कॉस स्क्वायर आर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर? जब कभी अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव सघन माध्यम से परावर्तित होती हैं तो उनकी कला में 180 यानी कि पाई अर्थात लैम्डा में अगर हम देखें तो लैम्डा बाई 2 का परिवर्तन आ जाता है। पथांतर में कितना परिवर्तन आ जाता है? लैम्डा बाई 2। परंतु विरल माध्यम में परावर्तित होने पर कला अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो इसी कारण जो है किरण BE तथा DF के मध्य कुल पथांतर कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन उठाइएगा और इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए फिगर आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। तो यह है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। हम जानते हैं कि व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, परंतु एक वर्णीय प्रकाश के मात्र एक स्रोत द्वारा भी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। यही बताया था फ्रेस्नेल ने। एक बार फिर सुनिएगा, हम अभी तक यह जानते थे कि व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध जो प्रकाश स्रोत है उनका होना आवश्यक है, लेकिन एक वर्णीय प्रकाश के मात्र होने पर व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। यह बताया था फ्रेस्नेल ने अपने प्रकाश स्रोत एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो कैसे?
चलिएगा, फ्रेस्नेल ने प्रकाश स्रोत के दो प्रतिबंध से व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त किए और जिसकी व्यवस्था हमने आपके सामने दर्शाई हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि दो प्रिज्म कौन कौन से, चलिए अब देखिएगा, फिगर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दो प्रिज्म है, एक है A1BC ये वाला प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म है A2BC। दोनों प्रिज्म पर एक दूसरे से स्पर्श कराकर रखे गए, ठीक है, रख दिए गए। एक संयोजन द्विप्रिज्म बनाया गया, यानी कि जब हम दो प्रिज्म को सटाकर इस तरीके से रखते हैं तो यह संयोजन द्विप्रिज्म कहलाता है। तो दो प्रिज्म के अपवर्तन कोण A1 और A2, अपवर्तन कोण A1 और A2 हमने यहां पर मान लिए, ठीक है। वहां पर लगभग 0.5 डिग्री होता है, ध्यान रखना, जिसे हम करते हैं अल्फा से प्रदर्शित, दोनों को अल्फा से प्रदर्शित किया गया है, देखिएगा अल्फा, ठीक। अब फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण अत्यंत कम होता है, तो 0.5 डिग्री बहुत कम है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S1 की बारीक स्लिट यहां पर है, उससे क्या किया जाता है कि प्रिज्म संयोजन की रेखा BC पर स्थित करने पर प्रिज्म A1BC से अपवर्तित होने के पश्चात किरणें स्क्रीन पर P1Q भाग पर गिरती है। देखिए, जब हमने इस प्रकाश स्रोत से इन प्रिज्म के संयोजन पर प्रकाश डाला तो जो ये किरण गई, ये कहां पर गई, P1 पर, और ये किरण जो गई ये कहां पर गई, P2 पर। क्लियर, ये किरण यहां पर और ये किरण जो गई ये यहां पर अपवर्तित हुई, ठीक है, ये यहां पर निकल करके गई, तो यहां पर इसका परावर्तन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S को किरण से किस पर आपतित किया, संयोजन ऑफ फ्रिंज, यानी कि फ्रिंज के संयोजन पर आपतित किया, तो हमने देखा कि A1BC यानी कि पहले फ्रिंज से अपवर्तित होने के पश्चात किरणें स्क्रीन पर P1Q1 भाग पर गिरती है, यानी कि P1Q1 भाग पर गिरती है। फ्रिंज कौन सा है, A1BC। क्लियर, इसी के साथ हमने फिर देखा कि जब A1BC द्वारा फ्रिंज की जो लाइट अपवर्तित होती है तो वह P2Q2 भाग पर गिरती है, यह है A2BC, ठीक। तो A2BC यहां पर और A1BC यहां पर हमें दिखा देता है, तो हम कह सकते हैं कि S2 दूसरा आभासी प्रतिबिंब है, S1 पहला आभासी प्रतिबिंब, यानी कि हम देखते हैं यहां ये दोनों S1 S2 पहला और दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और ये कैसा होगा, दोनों शंकु का प्रकाश स्क्रीन के P1 भाग पर एक दूसरे पर गिरता है, यानी कि इस प्रतिदीप्त का, यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब बने हैं यहां से जो प्रकाश है वो P1 और दूसरे का P2 पर गिरता है, ठीक। तो इस प्रकार इन्होंने बताया था कि एक प्रकाश के स्रोत से हम व्यतिकरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्यतिकरण कैसे हुआ, तो देखिए उसे भी समझ लेते हैं। ये तो हुआ इसका कार्य, अब व्यतिकरण कैसे इसने दिखाया, तो यहां S1 और S2 दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रतिबिंब हैं, इस स्रोत के प्रतिबिंब, और दोनों स्रोत से निकलने वाला प्रकाश स्क्रीन के भाग P1 P2 पर गिरता है, और ये P1 P2 पर व्यतिकरण उत्पन्न करेगा दोनों, क्योंकि ये दोनों किसके तरह काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे, कला संबंध प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे, और जहां पर इनका प्रकाश गिरेगा वहां पर फ्रिंज पैटर्न बनेंगे, और फ्रिंज पैटर्न बनने का मतलब यह है कि व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां जब व्यतिकरण उत्पन्न हुआ तो फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म की यह व्याख्या यंग के डबल स्लिट प्रयोग की भांति ही कार्य करने लगी, और जिसके फलस्वरूप P1 P2 के मध्य व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई देने लगे, और S1 S2 के मध्य दूरी जो है वो हमने D रखी, तो उनसे उनके तल से स्क्रीन D दूरी पर स्थित हो तो फ्रिंज की चौड़ाई हम कह सकते हैं क्या, लैम्डा D अपॉन D, यानी कि B इक्वल टू लैम्डा D अपॉन D।
तो हम देखते हैं एक बार पढ़ के क्या लिखा हुआ है। सिर्फ यही है जो हमने आपको बताया। दो फ्रिंज है, दो प्रिज्म है, A1 BC है और A2 BC। आधारों पर BC तथा एक दूसरे के स्पर्श कराकर रखे गए हैं। एक संयोजन द्विप्रिज्म बाइप्रिज्म कहलाता है। अब दो प्रिज्म के अपवर्तन कोण A1 A2 है, उनके मान जो है 0.5 होता है, जिसे जो है हम अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अपवर्तन कोण उत्पन्न क्या होता है, अत्यंत कम होता है। क्यों? क्योंकि 0.5 है। ठीक, यहां S1 S2 दो कला समल प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे, जो भी उनके प्रतिबिंब बन रहे हैं। दोनों स्रोत से निकलने वाले स्क्रीन के भाग P1 P2 पर व्यतिकरण उत्पन्न करता है। अतः फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की यह व्यवस्था यंग के डबल स्लिट प्रयोग की भांति ही कार्य करती है। तो यदि S1 तथा S2 के मध्य की दूरी कितनी है, D है, तथा उनके तल के पर्दे की दूरी कितनी है, D है कैपिटल, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो बीटा इक्वल टू D लैम्डा अपॉन D होगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या है? विवर्तन है डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। डिफ्रैक्शन, विवर्तन दोनों को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिएगा, हम आपको बता दें, पहले फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। फिगर के माध्यम से फिगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपने व्याख्या कर ली। चलिए देखिए, ये तो हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यही कारण है कि रास्ते में आने वाले रुकावटों की छाया जो है वो प्राप्त होती है। रास्ते में जो भी रुकावट आती है उसकी छाया हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वह सीधी रेखा में चलता है। जब किसी स्लिट PQ पर, अब देखिए एक स्लिट है PQ, जब किसी स्लिट PQ पर प्रकाश पड़ता है, इस S स्रोत से प्रकाश पड़ा, तो सामने रखे पर्दे का जो है Q डैश और P डैश, ये हुआ Q डैश और P डैश, ये जो भाग है ये प्रतिदीप्त हो जाता है। जबकि जो हमारे पास P डैश X ये वाला और Q डैश Y ये वाला हिस्सा है, ये प्रतिदीप्त नहीं होता। इस पर क्या होता है, ज्यामितीय छाया बन जाती है। यानी कि जैसे स्लिट है उस तरीके की छाया बन जाती है, ज्यामितीय छाया। इसी प्रकार जब कोई अपारदर्शी अवरोध सामने आता है तो उसी की ज्यामितीय छाया पर्दे पर हमें दिखाई देती है। तो यह घटना तभी होती है जब स्लिट या अवरोध का आकार यानी कि साइज बड़ा हो, परंतु यदि स्लिट का अवरोध आकार अत्यंत छोटा हो जाए तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का उस स्थान पर पहुंच जाना है और यहां ज्यामितीय छाया बनती नहीं है। यानी कि अगर बहुत ही छोटा है तो जो हमारे पास छाया बनेगी वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश वहां तक पहुंच जाता है। जहां ज्यामितीय छाया बनती है, इसका अर्थ है कि स्लिट पर अवरोध के बहुत छोटा होने पर या किनारों का तीक्ष्ण होने का प्रकाश जो किनारों से मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्लिट का जो अवरोध है वही हमें क्या दिखाई देगा, छाया रूप में दिखाई देगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यदि यही कारण है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों की छाया प्राप्त होती है। किसी स्लिट अवरोध या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना किसी भी तरंग के लिए सत्य है, यानी कि ये कोई भी तरंग के साथ हो सकता है। ठीक है, तो कोई स्लिट है, अवरोध है या तीक्ष्ण किनारे वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर प्रकाश डालेंगे तो आंशिक रूप से उसके किनारों पर प्रकाश मुड़ेगा। तो वही प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि छाया वहां से हटने का आभास होगा। फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन। फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन को हम देखते हैं, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसने क्या बताया था। फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो देखिए फिगर को देखिएगा और बनाते रहिएगा साथ साथ। देखिए हम बताते हैं, एक S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। अच्छा, S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, हमने मान लिया। L1 उस लेंस यानी कि एक उत्तल लेंस है, तो यह फोकस के पर रखा है किसने, L1 लेंस है, उत्तल है और यह फोकस पर रखा है, उस स्रोत के फोकस पर रखा हुआ है। AB जो है एक स्लिट है, AB एक स्लिट है, ये वाली जो कागज के तल के लंबवत रखी हुई है। स्लिट की चौड़ाई D है, D इसकी चौड़ाई है।
M एक पर्दा है, जो M है एक पर्दा है यहां पर, अभी तक क्लियर है। जिसके स्लिट से दूरी D है, स्लिट कहां पर है ये, तो यहां से दूरी कितनी है, D है। स्लिट तथा पर्दे के मध्य एक दूसरा उत्तल लेंस L2 है, जो यहां पर है। पर्दा उत्तल लेंस L2 के फोकस पर रखा हुआ है, यानी कि इसी के फोकस पर यह पर्दा है। तो जब प्रकाश स्रोत S से स्लिट पर प्रकाश पड़ता है, ये तो हो गया इसका व्यवस्था। अब इसका कार्य की बात करें तो जब प्रकाश स्रोत S से स्लिट पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि यहां पर स्लिट पर प्रकाश पड़ा, ठीक, तो पर्दे के केंद्र O पर मुख्य उच्चिष्ट बनता है, यानी कि यहां से ये गया और ये मुख्य उच्चिष्ट बन जाता है। अधिकांश प्रकाश ऊर्जा मुख्य उच्चिष्ट में ही केंद्रित रहती है, जिसके अगल बगल क्रमागत अदीप्य फ्रिंज तथा तेजी से कटती तीव्रता, यानी तेजी से जो घटती हुई तीव्रता है, दीप्त फ्रिंज दिखाई देती है, यानी कि घटती हुई, कम होती हुई। यहां पर ब्राइट होगा बहुत ज्यादा और यहां पर कम होता चला जाएगा, ठीक है, ये इसका कार्य होता है। तो उत्तल लेंस L1 से निकलने वाला प्रकाश लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होता है। जो L1 से निकलने वाला प्रकाश है वो इसके समांतर ही होगा, मुख्य अक्ष के, ठीक है। इस प्रकार स्लिट पर एक समतल तरंगाग्र, जिसे प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, वह आपतित हो जाता है इस पर ये, ठीक है। हाइगन्स के अनुसार स्लिट AB के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में गति करती हैं। तो तरंगिकाएं स्लिट से बिना विचलित हुए ही सीधी निकल जाती है, और लेंस L2 पर जब आपतित होती है तो सभी पर्दे के केंद्र पर फोकस हो जाती है, यानी कि ये जो L2 है ये पर्दे के केंद्र पर इनको फोकस कर देता है। चूंकि इन तरंगिकाओं के मध्य शून्य कालांतर है और ये सभी एक दूसरे पर कला में अध्यारोपित होती है, तो इसी मुख्य उच्चिष्ट के कारण जो है मुख्य उच्चिष्ट बना हुआ है। इस प्रकार पर्दे के केंद्र पर सर्वाधिक तीव्रता वाली फ्रिंज बनती है, यानी कि मुख्य केंद्र पर सबसे ज्यादा तीव्रता वाली फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और वह फ्रिंज तरंगिकाएं जो CO होंगी, CO यहां से यहां तक, CO इससे थीटा कोण पर मुड़ जाती है, इससे थीटा कोण पर मुड़ती है, क्लियर है। ये सभी लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती है, और बिंदु P की जो तीव्रता है वो P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करती है, यानी कि बिंदु P पर पहुंचती है यहां से, ठीक है। और किस पर निर्भर करती है, यह निर्भर करती है P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के पथांतर पर, जो P पर पहुंचती है उन तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करती है। तो AK जो हमारे पास AK है, इसको हम जरा थोड़ा सा कर दें, हाँ, ये जो AK है ये क्या है, ये लंब है, और किस पर लंब है, BN पर लंब है, ठीक है। तो AK हमने BN पर लंब डाला, इसलिए बिंदु A तथा B से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य BK जो है वो क्या है, पथांतर है, ये पथांतर होगा, क्लियर। तो त्रिभुज ABK में अगर हम देखें तो हमने देखा यहां पर BK इक्वल टू AB साइन थीटा, BK इक्वल टू AB साइन थीटा। तो AB की वैल्यू कितनी है, स्लिट की चौड़ाई D, तो यहां पर D साइन थीटा होगा। तो यदि पथांतर D साइन थीटा 1 का मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समान हो तो P पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए कि पूरी स्लिट को दो बराबर भागों AC तथा CB का बना माना जा सकता है। तब बिंदु P पर पहुंचने वाली A व C से निकलने वाली तरंगिकाओं तथा C और B से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर जो होगा वो λ/2 होगा। तो इसी प्रकार AC के किसी भी बिंदु CB के किसी भी संगत बिंदु के मध्य भी λ/2 का पथांतर ही होगा, ठीक। ये बात बताई थी फ्रॉनहोफर ने। अब फ्रॉनहोफर एकल स्लिट विवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे पहले है nवें द्वितीय उच्चिष्ट के लिए D इक्वल टू साइन थीटा डैश n, और साइन थीटा डैश n को हम लिखते हैं 2n प्लस 1 λ/2, जहां n इक्वल टू क्या है 1 2 3, और थीटा n डैश इक्वल टू n d द्वितीय उच्चिष्ट की पर्दे पर कोणीय स्थिति दर्शाती है। nवें द्वितीय निम्निष्ट की पर्दे से केंद्र की दूरी हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा yn इक्वल टू n d λ/d, और मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा W0 इक्वल टू 2d λ/d। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई निकालनी हो तो थीटा 0 इक्वल टू
2 लैम्डा अपॉन डी होगा, और nवें द्वितीय उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी निकालनी हो तो y डैश n इक्वल टू 2n प्लस 1 और d लैम्डा अपॉन 2d होगा। द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला w इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होगा, और द्वितीय निमिष्ट की ऊंचाई के लिए भी फॉर्मूला सेम है, w इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ध्यान रखिए, द्वितीय निमिष्ट और उच्चिष्ट निमिष्ट की जो चौड़ाई है वो सेम ही होगी। अब बात करते हैं विवर्तन और व्यतिकरण। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। तो देखिए, व्यतिकरण में क्या होता है, दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। यानी कि व्यतिकरण जो है दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। लेकिन विवर्तन क्या होता है, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से होता है क्या, विवर्तन। अब व्यतिकरण सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, लेकिन विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक तथा दोनों और तीव्रता तेजी से घटती जाती है। व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती, ये पक्का है। व्यतिकरण में अदीप्त यानी कि डार्क फ्रिंजों की तीव्रता शून्य तथा अत्यंत कम होती है, जिससे दीप्त व अदीप्त के मध्य स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। लेकिन विवर्तन में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। इसके लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मध्य बहुत स्पष्ट अंतर नहीं देखा जा सकता। प्रकाश का ध्रुवण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का ध्रुवण क्या है, देखिए प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बस एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है। इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लिए तब, ठीक है। देखिए यहां पर सब है, तो आप पहले इन फिगर के माध्यम से जान लीजिएगा कि ध्रुवण क्या है। चलिए देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है, एक है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, और हम ये भी जानते हैं कि जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, और जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह क्या कहलाती है। तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा तरंग गति की दिशा में होती है तो वह अनुदैर्ध्य कहलाती है, और वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों की कंपनों की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है तो वे क्या कहलाती है, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। चलिए ध्यान दीजिए फिगर पर, यहां पर आपको दिखाया गया है कि हमारे पास दो स्लिट हैं S1 और S2, ठीक है। लकड़ी की दो पतले पिटारे को हमने जो है पतली झिर्रियों में काट लिया, दो बॉक्स हैं उनको पतली झिर्री में काट लिया गया। इसके पश्चात रस्सी के एक सिरे को किसी स्थिर स्थान पर बांध लिया गया। ये रस्सी है, ये दीवार है, दीवार पर रस्सी के इसे बांध लिया गया। अब बांधने के बाद हम क्या करते हैं कि रस्सी के दूसरे सिरे को दोनों स्लेटों के भीतर से गुजारते हैं। यहां से इसको बांधा हुआ है और दोनों स्लेटों के बीच से हमने इसको गुजार दिया, ठीक। अब दोनों स्लेटों की दिशा को आपस में समांतर रखते हुए हमने क्या किया कि ऊपर नीचे रस्सी को झटका देना स्टार्ट किया, दोनों को, इसे भी और इसे भी। हमने यह देखा कि रस्सी में उत्पन्न जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो कि त्यों गुजर रही है, यानी कि जैसी पहली कंडीशन में है ऐसे ही दूसरी कंडीशन में भी हो रहा है। अब हमने क्या किया, अब यदि रस्सी को झटका देते रहे तथा स्लिट S2 को धीरे धीरे घुमा दिया जाए, यानी कि इसको पहले ये ऐसे था, अब इसको घुमा दिया जाए, S2 को हमने घुमा दिया, तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे घुमाए जाने से S2 स्लिट से निकलने वाली तरंग का आयाम घटने लगता है। यानी कि पहली कंडीशन ये थी, इसमें हमने देखा तो ये क्या हो रहा था, जब हम रस्सी को झटक रहे थे तो जैसे यहां पर तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे थे वैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, तो अब यहां से तो सेम तरंगाग्र गुजर रहे थे, लेकिन यहां पर आकर के इसका आयाम जो है घटने लगा। और जब आयाम घटने लगा तो S2 स्लिट S1 स्लिट के लंबवत जैसे ही हुई तो S2 के बाहर कोई तरंगाग्र नहीं निकलती, यानी कि यह सीधी रस्सी रहती है। तो इससे यह पता चलता है कि दोनों स्लिटों के लंबवत होने पर दूसरी स्लिट से निकलने वाले कंपनों का जो आयाम है वो शून्य हो जाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः प्रकाश के कंपनों का जो आयाम है वो भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ध्रुवण किया जा सकता है। चूंकि
अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम कणों का विस्थापन तरंगति की दिशा में ही होता है और यही कारण है कि अनुदैर्ध्य तरंग का जो ध्रुवण संभव है। हमने बताया था कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का ही अनुदैर्ध्य तरंगों का ही हो सकता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की जांच के लिए टर्माइन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रिस्टल का प्रयोग किया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा ध्रुवण क्या है। तो चलिए ध्रुवण के बारे में बता देते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः प्रकाश के कंपनों का आयाम भी इसी प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ध्रुवण किया जा सकता है। चूंकि अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम कणों का विस्थापन तरंगति की दिशा में होता है, यही कारण है कि अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण संभव नहीं होता। ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की जांच के लिए टर्माइन नामक क्रिस्टल का प्रयोग किया। यानी टर्माइन वैज्ञानिक ने, एक टर्माइन वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रिस्टल का प्रयोग किया जिन्होंने क्या नाम दिया, टर्माइन। ठीक है, साधारण प्रकाश यहां से गुजारा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये ध्रुवित प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये अधिकतम प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे कैसे हमको परावर्तन यानी कि परिवर्तन दिखाई देते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की जांच के लिए टर्माइन नामक क्रिस्टल, यानी कि एक क्रिस्टल है जिसका नाम है टर्माइन, तो एक क्रिस्टल का प्रयोग किया गया। टर्माइन नाम का क्रिस्टल था। तो इस क्रिस्टल को इस प्रकार काटा जाता है कि इसकी जो अक्ष है उसकी सतह के समांतर रहे। तो C1 और C2, C1 और C2 दो क्रिस्टलों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी अक्ष आपस में क्या हो, समांतर हो। जब C1 क्रिस्टल पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, C1 क्रिस्टल पर प्रकाश की किरणें डाली यहां से इस तरीके डाल दी, तो हम देखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता साधारण प्रकाश की तीव्रता की आधी रह जाती है। और जब C1 क्रिस्टल से निर्गत ध्रुवित प्रकाश C2 क्रिस्टल पर आपतित होता है तो C2 क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तीव्रता अपवर्तित रहती है। यानी कि यहां से जैसे ध्रुवित प्रकाश जो परिवर्तित हुआ था वो फिर से C2 पर होता है, तो अब ये अपरिवर्तित रहता है। अब क्या होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। तो हम देख रहे हैं कि C1 क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो C1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाती है तथा ध्रुवित प्रकाश कंपनों की दिशा C1 क्रिस्टल के अक्ष की दिशा में होती है। अब यदि C1 क्रिस्टल को घुमाया जाए, यानी कि C1 क्रिस्टल को हमने क्या किया, घुमा दिया गया, C2 को घुमा दिया गया। C1 क्रिस्टल के अक्ष की दिशा के उसमें ही हमने इसको रखना है, जो घुमा दिया है उसका अक्ष भी रहना चाहिए। जब C1 को स्थिर रखकर C2 क्रिस्टल को धीरे धीरे में घुमाया जाता है, C2 को घुमाया जा रहा है, तो C2 से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। जिस समय C2 क्रिस्टल की अक्ष C1 क्रिस्टल के अक्ष के लंबवत हो जाता है, कंप्लीटली लंबवत, जिसको अभिलंबवत बोलते हैं, तो C2 में कोई भी प्रकाश नहीं निकलता। तो इस प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रकाश की एक अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं तथा प्रकाश की दिशा में अभिलंबवत होते हैं। तो यहां पर इससे बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में कि मैक्सवेल के अनुसार क्या कहा गया था कि प्रकाश एक ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग है और जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं तथा प्रकाश की गति की दिशा भी क्या होती है, लंबवत होती है, तो उसी के लंबवत होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैक्सवेल ने ये कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, प्रकाश, और जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं, लंबवत, और ये किसके लंबवत होते हैं, प्रकाश की जो गति की दिशा है उसी के लंबवत होते हैं। यह दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। कैसे करते हैं, कंपन करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, इसलिए C1 से निकलने वाले प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन केवल एक ही दिशा में होता है, अन्य सभी दिशाओं में कंपन शून्य होता है। अतः C1 से निकलने वाली प्रकाश की तरंग एक ही तल में कंपन होते हैं, जिसे समतल ध्रुवीय तरल कहते हैं, समतल ध्रुवीय तल। तथा प्रकाश की यह घटना प्रकाश का ध्रुवीकरण कहलाती है। यानी कि हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होना प्रकाश का स्लिट के माध्यम से, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के तरंग जो कंपन हम कराते हैं उसे परावर्तन करके, तो वही क्या होता है, वह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। परावर्तन द्वारा ध्रुवण तथा ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रूस्टर लॉ। तो ब्रूस्टर के अनुसार क्या कहा गया, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई, देखिएगा ध्यान से, जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी दूसरे माध्यम की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है।
तथा इसके कंपनों की दिशा आपतन तल के लंबवत हो जाती है। यानी कि ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित के प्रकाश यानी कि ये कंपन करता हुआ है और यहां पर ये इसका अभिलंब है। तो जब ये इस कांच पर यानी कि अंदर कांच है, कांच के सतह पर होती है, तो ये ध्रुवित जो है ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये परावर्तित हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इस ध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी एक माध्यम से चलती हुई आ रही है और दूसरे माध्यम की सतह पर ध्रुवण कराते हैं, तो ये जो है परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक, तो कुछ प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश इधर परिवर्तित हो जाएगा और कुछ अपरिवर्तित हो जाएगा। तो यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू तथा ध्रुवण कोण का मान IP हो, तो ब्रूस्टर के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 IP। वायु में चलती हुई आपतित किरण का कांच में अपवर्तन होता है। कांच में क्या होता है, अपवर्तन होता है। आयतन कोण का मान IP तथा अपवर्तन कोण का मान R है। तो XY सतह पर स्नेल का नियम लगा दें तो हमें क्या मिलता है, A म्यू जी। ए क्या है, एयर, और जी क्या है, ग्लास। तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। तो साइन A इक्वल टू 10 IP इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये इसके इक्वल में क्या था, 10 IP था, यानी कि यहां पर देखिए म्यू इक्वल टू 10 IP। तो 10 IP इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। तो साइन IP अपॉन कॉस P इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो IP प्लस R की इक्वल टू आया हमारे पास 90। तो परावर्तित किरण तथा अपरिवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है वो 180 माइनस IP प्लस R होता है। इसलिए यदि आयतन कोण का मान यदि आपतन कोण, ये आपतन है, आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण आपस में कैसी होती है, लंबवत होती है। यदि एंगल कितना हो, 180 माइनस IP प्लस R, और IP प्लस R कितना है, 90। तो इसका मतलब क्या है, 90 लंबवत। मेलस का नियम, मेलस का नियम यानी कि लॉ ऑफ मेलस को हम देख रहे हैं। तो जब किसी ध्रुवण से निकलने वाला समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी विशेषक पर गिरता है तो विशेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है, जहां थीटा ध्रुवक तथा विशेषक के संचरण तल के मध्य का कोण है। यदि विशेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 हो और विशेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यह क्या है, यही मेलस का नियम है। मेलस का नियम क्या कहता है कि जो I है वो I0 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब यदि थीटा इक्वल टू 0 या फिर 180 हो तो I इक्वल टू I0 हो जाता है, और थीटा इक्वल टू 90 हो तो I इक्वल टू पूरा कंप्लीटली 0 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलराइड। पोलराइड क्या है, तो पोलराइड एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश का ध्रुवण किया जा सके, पोलराइड कहलाता है। यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश का ध्रुवण किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। और टर्माइन एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है। पोलराइड का निर्माण भी किया जा सकता है, यानी कि टर्माइन एक प्राकृतिक ध्रुवक पदार्थ है, लेकिन पोलराइड जो है ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण भी किया जा सकता है। जब कुकेन कुकेन और आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल को पतली पारदर्शी प्लास्टिक या फिर कांच के प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो तैयार उत्पाद एक ध्रुवक की भांति कार्य करता है। तो पोलराइड का उपयोग क्या है, धूप के चश्मों में इसका उपयोग होता है, कार के विंड स्क्रीन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जिसमें कि प्रकाश की चमक या चकाचौंध से बचा जा सके तो वहां पर हम पोलराइड का उपयोग करते हैं, जिससे प्रकाश का पोलराइजेशन हो सके। ठीक है, ध्रुवण हो सके। इसके अतिरिक्त 3D चलचित्रों में, पुरानी तेल पेंटिंग के रंग उभारने के लिए और होलोग्राम में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। तो यह थी आज की यूनिट सेकंड फिजिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट सेकंड को हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा तबीयत डाउन है तो इसलिए थोड़ा आवाज में क्लियरिटी नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। सो आपके लिए फिर भी हमने वीडियो बनाया, तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम इतना एफर्ट करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक लाइक करें, और इस वीडियो में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको करने के बाद आप ऐसा फील करें कि जो भी कंटेंट हमने यहाँ बताया गया है आप सिलेबस से मिलाएंगे तो एक एक पॉइंट आपको सिलेबस से मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करने के बाद एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यस आई एम न्यू ऑन दिस चैनल। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ने के बाद। तो यहां पर आपको एक वीडियो में एक यूनिट आपको कंप्लीटली मिलेगी, और अगली जो वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल और यूनिट फर्स्ट की कंप्लीट थ्योरी हमने करा दी है। आज इस वीडियो में यूनिट सेकंड के जो भी थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकंड के कंप्लीट न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।